नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर आया हूं और वो खबर फिलिस्तीन से है, गाजा से है। जी हां, गाजा के लिए 80 मुल्कों से लोग निकल पड़े हैं और वो गाजा के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है। हालांकि मिस्र उन्हें रोक रहा है। मिस्र जो पानी और दाना खाना उनका भी रोका जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन एक लंबी कतार, चूंकि बसों में लोगों ने सारा इंतजाम कर रखा था और हजारों की तादाद में बसें जो हैं वो कतार दर कतार, जोक दर जोक वो आ रही हैं। पानी के जहाज से भी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये सिलसिला जारी है और लोग आ रहे हैं पूरे कमिटमेंट के साथ। तो ये आप देखिए, हालांकि आज जब ईरान और इजराइल के दरमियान भयंकर जंग और ईरान ने जितनी तबाही मचाई है, यानी नेतन्याहू का घर तबाह कर दिया, वहाँ पे सारा जो हाइफा वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी उसको तबाह कर दिया और आग वहाँ पे लगी पड़ी है। तो इस तरह से वहाँ पे पूरा तिल अबीब भूसा कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे गाजा को किया गया था। तो ये वहाँ की तस्वीर है। लेकिन वहाँ आज भी तकरीबन 50-55 लोगों को भूख और प्यास यानी खाना देने के नाम पे मारा गया, जो अफसोसनाक है। लेकिन दुनिया से लोग कमिटमेंट के साथ गाजा के लिए निकल रहे हैं। यानी एक तरफ ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हो रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि दुनिया जो अपना मिशन है, जो उन्होंने शुरू किया था, जो मार्च शुरू किया था, उसको रोका नहीं है। ग्लोबल मार्च टू गाजा वो मार्च चल रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि इस हफ्ते यहाँ पे 10 इंडोनेशियाई नागरिक, जो जिनमें से वांडा हामिदा, जकिया अदमक्का और रत्ना गली जैसी मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जो यहाँ पे जा रही। काहिरा पहुंचे किसी राजनीतिक शिखर सम्मेलन के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्च टू गाजा में शामिल होने के लिए। वे न तो हथियार लेकर आए, न ही कोई एजेंडा, सिर्फ इस एतमाद के साथ कि हमें इंसानियत को वहां पर बोलना है, इंसानियत के लिए वहां पे बोलना चाहिए जहां पे हुकूमतें खामोश हो जाए, सत्ता चुप हो जाए। तो वो हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। और ये आप देखिए कि बड़ी तादाद में किस तरह से, मैं इसलिए खबर दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि सब कुछ जो है वो दिखाया जा रहा है ईरान और इजराइल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन को नहीं बुलाया जा सकता। गाजा में जो भूखे प्यासे लोग हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैं उस तरफ आपकी तवज्जो मरकूज कर रहा हूं और आपसे भी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दुनिया भर के लोग गाजा पहुंच रहे हैं। 80 मुल्क के लोग। या इसके बजाय उन पर नज़र रखी जा रही, यानी उनकी मदद करने के बजाय अब यहाँ पे आप देखिए कि वो हुकूमतें जो गुलामी में हैं एक तरीके से अमेरिका और इजराइल की, वो इन मुजाहिरीन और मदद के लिए आने वालों पर नज़र रख रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि निगरानी की गई, इनकी प्रभावी रूप से हिरासत में भी इनको लिया गया है। यहाँ इंडोनेशिया में एक व्यापक रूप से सम्मानित इस्लामी उपदेशक अब्दुल समद द्वारा पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक क्या किया है वो सुनिए। इन नागरिकों को मिस्र के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी में रखा गया है और वो रफा की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समद ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि उनके फोन पर नजर रखी जा रही है। पुलिस स्क्वाड द्वारा उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल से उन्हें गिरफ्तारी का खतरा भी लाक है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये आप देखिए, और क्या देखिए, ये कार्रवाई एक भयावह, यानी एक बहुत जबरदस्त जो है वो सवाल उठाती है, जिसका उत्तर इंडोनेशियाई और मिस्र दोनों सरकारों को देना पड़ेगा। न जाने इंडोनेशिया को क्या हो गया, कभी कुछ। यहाँ शांतिपूर्ण मानवीय प्रयासों को आपराधिक साजिशों की तरह क्यों माना जा रहा है। गाजा के लिए वैश्विक मार्च यानी आलमी ग्लोबल मार्च कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। अगर कोई समझे कि किसी सियासी फायदे के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आम लोग हैं और जहां पे कोई सियासी मुफाद नहीं, सियासी फायदा नहीं है। ये फिलिस्तीन में हो रही पीड़ा, यानी फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बढ़ते आलमी गुस्सा
जो है का एक बिल्कुल नया बाब है। यानी दुनिया में पहली बार हो रहा है कि किसी खास मुल्क के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो रही है और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक नैतिक लहर है जो सबसे पहले मैडलिन नामक मानवीय जहाज द्वारा पैदा की गई। जो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 12 लोगों का जहाज जा रहा है, इसको आप सिर्फ ये ना समझिए ये अलामती है और ये इंकलाब पैदा करेगा जहाज। और वही आज देखे कि मैडलिन जो वहां पे गई थी और ग्रेटा थनबर्ग की क़यादत में जो मैडलिन जहाज गया था जिसको फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया। तो अब आप देखिए कि किस तरह से इंकलाब एक पैदा कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि और उसे रोक दिया गया। जब इजराइल ने रोका तो मैंने ये सवाल उठाया था, आपको याद होगा कि 12 लोगों का सामना जब इजराइल नहीं कर पा रहा है तो जब लाखों लोग आएंगे तब इजराइल कैसे करेगा। और आज आप देखिए कि उनको परेशान कर रहा है। और परेशान कौन कर रहे हैं? ये मिस्र के लोग कर रहे हैं। परेशान कौन कर रहा है? ये आप देखिए इंडोनेशिया की हुकूमत कर रही है। और जबकि जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये एक पीस का पैगाम लेके जा रहे हैं, अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं। और जो भूखे प्यासे लोग हैं, मैंने बार बार कहा कि जंग हमास से तो हमास को मारो, लड़ो, काट डालो। आप अवाम के साथ क्यों इस तरह काम कर रहे हैं? तो ये आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखिए और जो यहाँ पे सिनाई की तपती गर्मी में हजारों लोग अब रफा की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों लोग सिनाई जो मिस्र का जो वहाँ पे रेगिस्तान है एक तरीके से, तो और ये लोग बढ़ रहे हैं उसी में। और घेरे हुए गाजा में जाने की आखिरी रास्ता है, घिरे हुए गाजा में ये जाने का आखिरी रास्ता है। वे सियासी नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है, वो सरकारी आदेश नहीं ले जा रहे हैं, वो कोई सरकारी पैगाम भी नहीं लेके जा रहे हैं। वे नर्स, सेवा नृत्य जो है वहाँ पे यानी सुबकदोश रिटायर्ड लोग, छात्र और कार्यकर्ता हैं। वे किसी राष्ट्र का विरोध नहीं करने नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने, हिफाजत करने के लिए आ रहे हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि उनके साथ जुल्म हो रहा है यहाँ पे। और फिर भी उनके कदमों का स्वागत खुले हाथों से नहीं बल्कि बंद दरवाजों से किया जा रहा है। ये क्यों? एक तो आप हुकूमत में हो, आपकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम मदद करते, बोलते, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और उसका नतीजा क्या है कि आज ईरान और इजराइल में बड़ी जंग होगी। अब आप देखिए कि पूरा तेल अवीव गजा बन गया है। इतने बम मिसाइल मार दिए ईरान ने। ये कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? आप बताइए। क्या इसका जिम्मेदार इजराइल ने सोचा भी ना होगा कि कभी इतना भी उसके साथ खतरनाक हो सकता है, लेकिन हुआ। अब मिस्र ने मार्च का जवाब हिरासत, निर्वासन यानी डिपोर्ट और कुछ मामलों में हिंसा के साथ दिया, यानी उन पे हमले भी हुए हैं जो लोग जा रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कार्यकर्ताओं, जिनमें अमेरिकी और यूरोपीय भी शामिल हैं, को इस्लामियाई इस्माइलिया के पास परेशान किया जा रहा है। एक अमेरिका महिला को कथित तौर पर पीटा गया और उसका हिजाब फाड़ दिया गया। आयरिश सांसद पॉल मर्फी को हिरासत में लिया गया और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। और इंडोनेशिया के नागरिक जो युद्ध करने नहीं बल्कि चलने आए थे, अब अनिश्चितता में फंस गए। तो ये मैं पूरी रिपोर्ट इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आपको वहां की सूरत हाल पता चल जाए। इस घटनाक्रम को और भी निराशाजनक बनाने वाली बात यह है कि अभी 2 महीने पहले ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी से कायरा में मुलाकात की थी ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदार तक बढ़ाया जा सके। उनकी चर्चा में फिलिस्तीन केंद्रीय मुद्दा था। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की और इजरायली आक्रामकता की निंदा की। इसके बावजूद आप देखिए कि ये क्यों नहीं जाने दे रहे। सवाल ये बहुत बड़ा है। क्या इनको डर है कि कहीं इनके यहाँ लोग न निकल पड़े, कहीं इनके यहाँ इंकलाबी सूरत न हो जाए? यहाँ पे अब देखिए राष्ट्रपति प्रोबो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहा है जिसका संविधान स्पष्ट रूप से उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए बाध्य करता है। ने यह स्पष्ट किया कि इंडोनेशिया फिलिस्तीनियों की पीड़ा को वैश्विक यानी आलमी अन्याय जो उनके साथ नाइंसाफी के रूप में देखता है।
अल सीसी, जिनका देश गाजा की सीमा पर है और जो लंबे समय से मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं, यानी मीडिएटर के तौर पे, वे विनाश को रोकने और मानवीय सुधार शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन ये क्या हो गया? लेकिन यदि ये दोनों देश फिलिस्तीन के समर्थन में इतने एकजुट हैं, तो फिर अब शांतिपूर्ण इंडोनेशियाई नागरिकों पर निगरानी क्यों रखी जा रही है? उन्हें देरी क्यों की जा रही है तथा उन्हें अपनी एकजुटता व्यक्त करने से क्यों रोका जा रहा है? यह वहां पे सवाल है। ये वो सवाल है जिसका जवाब इंडोनेशिया और मिस्र की सरकारों को देना चाहिए, न केवल कार्यकर्ताओं को बल्कि अपने लोगों को भी। क्या कूटनीति इतनी खोखली हो गई है कि गाजा के लिए जनता का समर्थन केवल तभी दिया जाता है जब सुविधाजनक हो? क्या मानवतावाद राजनीति नाटक तक सीमित हो गई है? यहाँ पे आप देखिए, इसके बावजूद मैं फिर कह रहा हूं कि वहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं और दुनिया से लोग उठ रहे हैं, और यही नहीं, प्रोटेस्ट भी जारी है जगह जगह। एक तरफ ईरान और इजराइल, में फिर कह रहा हूं कि भयंकर जंग चल रही, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो ग्लोबल मार्च है वो पूरे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। बसें मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से बसों पे लोग जा रहे हैं। अब ये मिस्र और इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनसे ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। और देखिए, इंडोनेशिया को खास तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके नागरिकों को उनके मूल्यों को अपनाने से रोका जा रहा है, जिन्हें राष्ट्र मानता है। उन्हें उनकी रिहाई और आवागमन की पूरी आज़ादी की मांग करनी चाहिए। उसे जकार्ता में मिस्र के राजदूत को इन अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। तो यहाँ पे और बताया, उसे इस मुद्दे को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए, ताकि सभी तरह की रुकावटों को उजागर किया जा सके। इजराइल के बमों से लेकर मिस्र की नौकरशाही तक, ये आप देखिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल, यहाँ रफा एक क्रॉसिंग से कहीं ज्यादा है। ये नैतिक पक्षघात और वैश्विक जागृत के बीच की दरार है। जितना ज्यादा ये बंद होगा, अंतरात्मा की धड़कन उतनी तेज होगी। ग्लोबल मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक ऐलान है, घोषणा है कि मानवता पीछे नहीं हटेगी। समुद्र में मैडलिन से लेकर जमीन पर मार्च करने वालों तक संदेश एक ही है, कोई भी ताकत दृढ़ विश्वास से किए गए आंदोलन को दबा नहीं सकती, और कोई भी चुप्पी गाजा के दर्द को मिटा नहीं सकती। इंडोनेशिया के नागरिक न केवल गाजा की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि देश की विदेश नीति की आत्मा की ओर भी बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि उनकी सरकार उनके साथ चले, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक तरीके से ये धमकी भी है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जो भी अपडेट होता है हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और ये गाजा से इस वक्त है, वहां पे हमास अब भी पूरी ताकत से लड़ रही है, जवाब दे रही है, और IDF वहां पे पूरी तरह से फंसी हुई है। और अब IDF को और खतरा लाक हो गया है कि जब तिल अबीब जो है वो धुआं हो रहा है, ईरान अब जवाब दे रहा है, और अब हमास और मजबूत हो रहा है। उधर अंसारुल्लाह हौती वो भी पूरे कमिटमेंट के साथ, और यहाँ पे हिजबुल्लाह भी अब खड़ी हो रही। तो इस तरह से आप देखिए ये फिलिस्तीन की सूरत हाल है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो जुल्म ज्यादती है ये रुकेगी और दुनिया उठ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।